देखो चैप्टर 16 है वैल्यूज एंड एथिक्स इन द वर्क प्लेस। छोटा चैप्टर है, केवल एकदम एक ही पेज का नोट्स है इसका। वैल्यूज एंड एथिक्स इन द वर्क प्लेस। कोई भी जब ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो या आप कोई कंपनी चला रहे हो तो वहाँ पर कुछ वैल्यूज और कुछ एथिक्स होना चाहिए। वैल्यूज का मतलब आप क्या समझते हो? फॉलो करना पड़े। वो तो बेटा रूल्स भी है फिर, है ना? वो तो रूल्स भी सेम चीज है अपना। हाँ। देखो वैल्यूज मतलब अगर आप हिंदी पिक्चर देखते हो हाँ। तो उसमें बोलता है ना उस तुम्हारे ये आदर्श। हर आदमी का लाइफ में कुछ प्रिंसिपल्स होता है ना बेटा। हाँ सर। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल सिंपल कोट करते हैं, कोई एक डॉक्टर है, उसका प्रिंसिपल्स है कि वो गरीब आदमी का उतना पैसा नहीं लेगा इलाज करने। या कोई टीचर है, उसका वैल्यूज है कि वो मतलब एक कम या गरीब स्टूडेंट आएगा तो उससे बहुत कम फीस में या नो फीस में पढ़ा देगा। लेकिन अब वो मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं और वहाँ तो अब फीस तो लोग पूरा रहेगा। मान लो हम एक बड़ा कोचिंग सेंटर में ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, अब मेरा मन तो कर रहा है कि गरीब स्टूडेंट आए, इससे क्या फीस ले, 10 जन का बैच है, उसमें एक जन फ्री में पढ़ लेगा तो क्या जाएगा, बाकी 10 से तो हम फीस ले ही रहे ना। बट प्रॉब्लम यही है कि वो ऑर्गेनाइजेशन वैसा नहीं सोचेगा, उसको तो 10 के 11 बच्चा आएगा तो 11 से भी फीस लेना ही। तो हर आदमी का, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना वैल्यूज होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। देखो हम एक लाइन में इसका डेफिनेशन बनाए, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। आपका बिहेवियर का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस। पहला बात तो ना बेटा, ये वैल्यूज एथिक्स इनको कभी भी रूल वर्ड यूज ही मत करना इनके साथ, क्योंकि ये कंपल्सन नहीं है कि रूल कंपल्सरी हो जाता है ना अंकिता। जी सर। आप रूल फॉलो नहीं करोगे तो बहुत कुछ आपके अगेंस्ट में कंसिक्वेंसेस लिया जा सकता है। जी। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि मैं स्कूल में पढ़ा रहे हैं और स्कूल का रूल है कि उसके बच्चों को आप ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, तो वो रूल है क्योंकि वो स्कूल लिख लिया है रूल में एक जगह कि आपको ये करना ही, अगर आप ऐसा करते हो तो आपके अगेंस्ट में एक्शन लेंगे। और एक स्कूल बोलता है कि एक मान लो कि स्कूल में ऐसा कंपल्सन नहीं है कि आपके बच्चों को आप पढ़ा नहीं सकते ट्यूशन, स्कूल के बच्चों को, लेकिन वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन इस कल्चर में बिलीव करता है कि एक स्कूल टीचर को सेम स्कूल के स्टूडेंट को ट्यूशन नहीं पढ़ाना चाहिए। ये वैल्यूज हुआ, ये एथिक्स हुआ। ये कंपल्सन तो नहीं बोला ना, प्रिंसिपल बुला के नहीं बोले या मैनेजमेंट बुला के नहीं बोला कि आप नहीं पढ़ा सकते, आप पढ़ाओगे तो आपको स्कूल से निकाल देंगे, लेकिन आप पढ़ाओ मत, ये हुआ वैल्यूज। तो देखो हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज का एग्जांपल लिखा है, कमिटमेंट, कंपिटेंसी, ऑनेस्टी, फ्रैंकनेस, लॉयल्टी, ड्यूटी, इंटीग्रिटी, रिलायबिलिटी, करेज, ये सब कुछ वैल्यूज होते हैं आदमी। ठीक है। सो सर ये भी तो एथिक्स भी हो गया एक तरीके से, क्योंकि बहुत थिन लाइन ऑफ गैप है ना वैल्यूज और एथिक्स के बीच, दोनों ही मॉरल ग्राउंड का बात करते हैं। जी। तो मॉरलिटी के ऊपर अगर दोनों ही बात कर रहा है तो दोनों में अलग क्या है? तो देखो हम यहाँ पे डिफरेंस भी लिखा है, वैल्यूज वर्सेस एथिक्स। कंसेप्चुअली बोले तो वैल्यू क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन का सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या सही और क्या गलत, इसका सेंसिबिलिटी, ये है वैल्यूज। और एथिक्स क्या बोला? एम्प्लॉयज एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन बोल, यानी वैल्यूज सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन का बात करता है, जबकि एथिक्स एम्प्लॉयज पे भी लागू होता है और उसके ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक सर वैल्यूज तो इंडिविजुअली भी होता है, वो आपके पर्सनल लाइफ का बात नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे इसीलिए एम्प्लॉयज बोला, आपका इंडिविजुअल या पर्सनल लाइफ नहीं बोला। एक कंपनी में कुछ ऐसे मॉरल ग्राउंड सेटअप हो जो कंपनी के लिए है, वो हो गया वैल्यूज, और उसके एम्प्लॉयज के लिए है, वो हो गया एथिक्स। एथिक्स दोनों पे लागू होता है, मतलब वैल्यूज एथिक्स दोनों पे लागू होता है, ऑर्गेनाइजेशन पे भी और एम्प्लॉय पे भी। जबकि वैल्यूज जनरली एक कंपनी के अंदर
बेटा आपने नॉर्मल लाइफ नहीं पढ़ रहे हैं ना, आप अल्टीमेटली पढ़ तो बिजनेस ही रहे हो। बिजनेस। क्योंकि हम लोग ना ये सब सब्जेक्ट पढ़ते वक्त ना कभी कभी होता है कि हम लोग का माइंडसेट ये चला जाता है कि एक आदमी वाइज सोचने लग जाते हैं हम लोग, इंडिविजुअल वाइज। जी। बट ये सब्जेक्ट अल्टीमेटली बात तो बिजनेस का ही कर रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप जब बात करते हैं तो बिजनेस की बात करते हैं ना। तो यहाँ पर पहला बात क्या बोला, वैल्यूज एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या सही और क्या गलत है वो उस पर बात करते हैं, जबकि एथिक्स एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के। वैल्यू का नेचर होता है कि ये आपका थिंकिंग को डेवलप करता है, जबकि एथिक्स आपके मैनर्स को डेवलप करता है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यू का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस को इंस्पायर करना, जबकि एथिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव है एक आदमी का या एम्प्लॉइज का मॉरल कैरेक्टर डेवलप करना। वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन बदलता रहता है। एक कंपनी के लिए हम बोला ना अभी, एक ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यूज है कि आप बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन मत दो, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि देने में प्रॉब्लम क्या, बच्चा का तो डेवलप ही होगा ओवरऑल। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन डाउट कर रहा है कि आप अगर बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन दोगे तो स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ाओगे, क्योंकि वो आपके घर पढ़ने आए, आप ये चाहोगे तो फिर आप स्कूल में ढंग से थोड़ी नहीं पढ़ाओगे। एक मानना है, देखो सही गलत सब जगह वो नहीं बोलेंगे। लेकिन फिर यहाँ पर बोलता है कि एक अगर ऑर्गेनाइजेशन ये भी तो सोच सकता है कि अगर बच्चों को आप स्कूल में भी अच्छे से पढ़ाओ, प्राइवेट ट्यूशन भी दो, क्योंकि जो बच्चा कमजोर है स्कूल में तो आप सब बच्चों पे ध्यान नहीं दे सकते। हाँ। अगर मेरे क्लास में अगर 70-80 स्टूडेंट्स हैं, 40-50 स्टूडेंट्स हैं, तो 40 बच्चों पे एक साथ सेम पॉइंट पे ध्यान देना बहुत मुश्किल चीज़ है। ट्राई करते हैं, बोला जाता है कि ध्यान दो, लेकिन पॉसिबल नहीं होता। लेकिन आप प्राइवेट ट्यूशन में देके उनका कम से कम ग्रोथ तो कर सकते हो। अगर आपको वो बच्चा आपका पढ़ाई पसंद करता है बट क्लासरूम में उसको अच्छे से नहीं समझ में आता इतने बच्चों के बीच में, तो ये सब चीज़ें देखो, इसीलिए बोला ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज बदलता रहता है, लेकिन एथिक्स एक सेट गाइडलाइन है जो कंसिस्टेंट रहता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के लिए वो एथिक्स कॉमन रहता है। तो बहुत ही बेसिक गैप है बेटा, दोनों ही मॉरल कैरेक्टर का बात कर रहे हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के पॉइंट, यानी एथिक्स ब्रॉडर टर्म में ये बोल सकते हैं, एथिक्स के अंदर वैल्यूज आते हैं। अब लाइन ऑफ गैप क्लियर है, मोटा मोटी सा, हल्का सा। चलो ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ वैल्यूज। ऑन द लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव वाइज दो टाइप का वैल्यूज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एमसीक्यू में पूछने का बहुत जगह है इसके लिए, क्योंकि ये नाम ऐसे ऐसे हैं जो आपको एग्जैक्टली पता होंगे तो ही आप लिख पाओगे, टिक कर पाओगे, वरना टिकिंग नहीं कर पाओगे। तो पहले बोला ऑन द लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव बेसिस, टर्मिनल वैल्यू सिस्टम एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू सिस्टम। टर्मिनल मतलब अल्टीमेट गोल, मतलब मेन ऑब्जेक्टिव का बात हो रहा है, और इंस्ट्रूमेंटल का मतलब परमानेंट या कोर वैल्यू, मतलब जो डे टू डे ऑपरेशंस और रेगुलरली फॉलो होते हैं। ठीक है। बी नंबर बोला इंडिविजुअल एक्सेप्टेंस एंड प्रैक्टिस वाइज, मतलब हर आदमी को क्या एक्सेप्टेड और क्या नॉर्मली लोग प्रैक्टिस करते हैं, फॉलो करते हैं। तो बोला पर्सनल वैल्यू सिस्टम, मॉरल वैल्यू सिस्टम और स्पिरिचुअल वैल्यू सिस्टम। पर्सनल वैल्यू सिस्टम मतलब इंडिविजुअल्स ओन सेट ऑफ वैल्यूज। अब आप बोले थे ना हर आदमी का सर खुद का भी तो वैल्यूज होता है। मेरा ऑर्गेनाइजेशन हमको मना नहीं करता है स्टूडेंट को पढ़ाने से, बट मेरा खुद का भी तो एक इंटरनल है कि हम स्कूल ही में इतना अच्छा पढ़ाए नहीं कि हमको ट्यूशन की जरूरत ही क्यों। जैसे हम जब स्कूल में क्लास लेते हम हमेशा ऐसे सोचता था कि ये बच्चा प्राइवेटली पढ़ने जाए ही नहीं, वैसा अगर हम पढ़ा पाए तो ये हो गया एक इंडिविजुअल मतलब खुद का सेट ऑफ वैल्यू, इसको बोलते हैं पर्सनल वैल्यू। मॉरल वैल्यू मतलब जो सोसाइटी सोचता है, और स्पिरिचुअल वैल्यू मतलब विद इन द इनर सोल, एक होता है ना आत्मा का आवाज, वो वाला चीज हो गया स्पिरिचुअल वैल्यू। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव दो है, टर्मिनल और इंस्ट्रूमेंटल। ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल एक्सेप्टेंस एंड प्रैक्टिस तीन है, पर्सनल, मॉरल और स्पिरिचुअल। और लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टिव या कलेक्टिव एक्सेप्टेंस एंड प्रैक्टिस बेसिस। तो एक है डोमिनेंट, डोमिनेंट ये वाइडली यूज्ड है, मतलब जो सब कोई फॉलो करता है। एक हो गया कल्चरल, मतलब फॉलोड इन इंडिविजुअल कल्चर,
जैसे आप बंगालीज के कल्चर में वो वैल्यूज फॉलो हो रहे हैं हमारे मारवाड़ी में नहीं, है ना, होता है ना ऐसा बहुत सारा चीज जो पंजाबी लोग कर रहे हैं लेकिन गुजराती लोग नहीं। वैसे ही तो ये हो गया कल्चर। तो डोमिनेंट मतलब जो सबको यूज कर रहे हैं, कल्चरल मतलब जो इंडिविजुअल कल्चर फॉलो कर रहा है, और सोशल वैल्यू मतलब जो सोसाइटी के वेलबींग के लिए। पूरा चीज के बिजनेस के लिए बोला गया है। एकदम ये सारी बात, इसीलिए स्टार्टिंग में हम आपको ये डिफरेंस दिया कि वैल्यूज एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। कल्चरल वाइज मतलब बंगाली अगर कोई हाँ तो वो entrepreneur बिजनेस, हुआ आप एक चीज गौर करो बेटा, आप हमको एक बात बताओ, अमेजन वगैरह या ये जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आती है इंडिया में, ये क्या आपके हमारे कल्चर के हिसाब से बन के आई है? नहीं ना। लेकिन जब ये एडवर्टीजमेंट करती है, ध्यान रखती है कि नहीं रखती है कि कोई यहाँ के कल्चर को देखो। फॉरेन में कोई चीज ऐसा होगा जो उतना बिलीफ नहीं मानते रिलीजियस वे में, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारा इंडिविजुअल कल्चर का अपना अपना रिलीजियस बिलीफ है ना। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल देते हैं, आप बंगालीज में ये जो अभी आप लोग का गया न्यू ईयर, इसको बहुत ट्रेडिशनली फॉलो करते हैं, है ना। बिग बाजार तो पूरा इंडिया बेस्ड कंपनी है, लेकिन आप बंगाल में देखोगे उनका एडवर्टीजमेंट का उस समय उस फेस्टिवल को इम्पोर्टेंस देते हुए उसका अलग से एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं वो लोग, और वही चीज वो लोग गुजरात में नहीं कर रहा होगा उस समय। तो वो लोग इंडिविजुअल कल्चर को ध्यान में रख के भी तो अपना प्लानिंग कर रहे हैं ना। आप देखोगे यहाँ के जो एडवर्टीजमेंट जब होते हैं तो मॉडल वैसा ही कपड़ा पहन रहे हैं जो आपके कल्चर में फॉलो होता है, उस ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट को दिखाते हुए हम बात कर रहे हैं। आप देखोगे ना वो आप लोग क्षेत्र वैशाख बोलते हो ना उसको, तो पहला वैशाख सॉरी, तो उसमें आप देखोगे आप लोग जैसे साड़ी वगैरह पहनते हो बंगाली कल्चर में, मॉडल वैसा ही कपड़ा पहन के एडवर्टीजमेंट का होल्डिंग पे दिखाई देगी आपको। तो यानी वो आपके कल्चर को फॉलो करते हुए अपने ऐड कर रहे हैं ना। तो हर ऑर्गेनाइजेशन ये करता है बेटा। आप सोचो ना, बहुत आपको सबसे कॉमेडी वाला एग्जांपल दे देते हैं, हम तो कभी जिंदगी में नहीं सोया, तो ये भी हो सकता है। पिज्जा या बर्गर ये कहाँ का फूड है? अमेरिका, यूके सर, जहाँ का भी, ठीक है, तो इंडिया के बाहर का जो भी है ना। उनके कल्चर में क्या पंजाबी तड़का या उनके कल्चर में क्या उस टाइप का इंग्रेडिएंट डालना है जो अपने इंडियन कल्चर में डालते हैं? जो आप मसाला यूज करते हो, हम मसाला जो यूज करते हैं, नहीं ना। बट जब वो लोग इंडिया में फूड लॉन्च किए, आप उनकी देखोगे कभी कभी वो बर्गर में बोलता है क्या पनीर टिक्का। तो पनीर टिक्का उनका तो आइटम ही नहीं है सर लेकिन वो ऐड करते समय उनको पता है कि ये यहाँ के कल्चर को सूट करेगा, यहाँ के लोग उससे अट्रैक्ट होंगे, है ना। कभी कोई सोचा था कि पास्ता में पंजाबी तड़का मारेगा लेकिन यूज किया। तो ये सोच जो बात आप पढ़ रहे हो ना, देखो है ये बुकिश बेटा, ये सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो पूरा बुकिश है। रियल लाइफ में कितना फॉलो होता होगा नहीं होता, आने वाला, लेकिन कुछ कुछ सेंटिमेंट्स यूज होते हैं, ये ऐसे ही नहीं लिख दिया गया। आप समझ में आया बात? तो ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े? टाइप्स ऑफ वैल्यूज में पढ़े। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव दो है, टर्मिनल और इंस्ट्रूमेंटल। ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल एक्सेप्टेंस एंड प्रैक्टिस 3 है, पर्सनल, मॉरल और स्पिरिचुअल। और ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टिव एक्सेप्टेंस एंड प्रैक्टिस डोमिनेंट, कल्चरल और सोशल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है वैल्यू बेस्ड कन्फ्लिक्ट्स। अब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। देखो हर वैल्यू में कन्फ्लिक्ट है। कैसे कन्फ्लिक्ट है, हम आपको बहुत माइन्यूट से एग्जांपल देते हैं, अदरवाइज मत लेना, वो एक सेंसिबल एग्जांपल है। आप बंगालीज कल्चर हो या इंडिया में और कोई कल्चर हो, वहां नॉनवेज खाना गलत नहीं माना जा रहा। हम लोगों के कल्चर में, बीइंग मारवाड़ी कल्चर, हम लोगों में कहीं ना कहीं नॉनवेज खाना अगेंस्ट हमारे रिलीजियस बिलीफ है। तो ये बहुत कंफ्लिक्टिंग इश्यूज हो जाते हैं।
कि एक वैल्यू जो आपके लिए गलत नहीं है लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो सकता है, तो ये भी कंफ्लिक्ट का बात अब करने वाली। वैल्यू बेस्ड कंफ्लिक्ट्स, आपस में वैल्यूज का टकराव हो सकता है ना, दो अलग अलग वैल्यू किसी के लिए सही किसी के लिए गलत हो रहे हैं, तो वही जब बात कर रहे हैं। तो नंबर 1 टाइप है इंटरपर्सनल कंफ्लिक्ट, मतलब कंफ्लिक्ट ऑफ टर्मिनल एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू क्या बोल रहा था बेटा, आपका अल्टीमेट गोल, और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू क्या बोल रहा था, आपका परमानेंट कोर वैल्यू। बेटा परमानेंट कोर वैल्यू, मतलब ये आपका कोर वैल्यूज है, आप इनसे कभी समझौता नहीं करो। जैसे टाटा का कोर वैल्यू है कि उसका 70% इनकम चैरिटेबल ट्रस्ट में जाएगा, टाटा ट्रस्ट में, ये उसका परमानेंट वैल्यू है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का ये वैल्यूज ही हुआ ना कि हम चैरिटी के लिए पैसा खर्चा करेंगे। लेकिन अचानक टाटा का मान लो अभी कोई एक अल्टीमेट एक गोल बना है, टारगेट, कोई बड़ा गोल है टाटा का जिसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, तो अब यहाँ कंफ्लिक्ट आ गया ना। वो गोल पूरा करने जाओ तो आप चैरिटी में पैसा नहीं डाल सकते, और चैरिटी में पैसा नहीं डालो तो आपका परमानेंट वैल्यू ब्रेक हो रहा है ना। तो यानी आपका टर्मिनल और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू में कंफ्लिक्ट, इस टाइप का कंफ्लिक्ट को बोलते हैं इंटरपर्सनल कंफ्लिक्ट, ठीक है। जैसे देखो हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा है ब्रैकेट में, लेस अर्निंग बट वांट टू डोनेट ऑल्सो, आपका कमाई भी कम है और आप डोनेट भी करना चाहते। डोनेट करना ये आपका अल्टीमेट गोल और परमानेंट कोर वैल्यू की कंपनी का प्रॉफिट ठीक ठाक रहे, ये आपका कंफ्लिक्ट हो रहा है। तो ये था इंट्रापर्सनल, इंट्रा INTERA, इंट्रापर्सनल कंफ्लिक्ट। अब आता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का क्या है, वन एम्प्लॉय वांट टू अचीव गोल थ्रू रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वन थ्रू लव एंड अफेक्शन। एक एम्प्लॉय सोच रहा है या एक मैनेजर सोच रहा है कि आदमी को जिम्मेदारी देके काम पूरा करवाए, और एक तुम्हारा मैनेजर सोच रहा है कि प्यार मोहब्बत से एम्प्लॉय से डील करके काम कराए, लव एंड अफेक्शन से। दोनों ही गलत नहीं है, लेकिन कंफ्लिक्ट तो है, क्योंकि जिम्मेदारी देना मतलब फिर उनको फोर्स भी करना, काम नहीं हो तो गुस्सा भी करना थोड़ा बहुत, लेकिन लव एंड अफेक्शन में फिर वो चीज नहीं चलेगा। तो ये हो गया इंटरपर्सनल कंफ्लिक्ट, मतलब एक एम्प्लॉय का सोच दूसरे एम्प्लॉय के सोच से मैच नहीं कर रहा, लेकिन गलत दोनों ही नहीं है। एक बात ध्यान रख लेना, यहाँ पर कभी ये मत बोलना कि एक आदमी बोल रहे हैं लूट के पैसा कमाएंगे और एक आदमी बोल रहे हैं हम अच्छे से ऑनेस्टी से पैसा कमाएंगे, ये कंफ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि एक तो पूरा ही गलत है इसमें। यहाँ दो गलत के बीच में कंफ्लिक्ट का बात ही नहीं कर रहे हैं, पूरा सब्जेक्ट में, पूरा एथिकल पार्ट में सही है। हाँ, दो सही के बीच में कंफ्लिक्ट का बात हो। आपका इंटरपर्सनल गोल जब पढ़े जिसमें टर्मिनल और इंस्ट्रूमेंटल का कंफ्लिक्ट हो रहा था, तो गलत तो दोनों ही नहीं है बेटा। कंपनी के लिए प्रॉफिट्स रखना ये भी तो एक जेन्युइन गोल है, क्योंकि ताकि कंपनी आगे ग्रोथ करे, बंद ना हो तो बहुत सारे लोगों का भला होगा। लेकिन डोनेट करना ये भी बहुत सारे लोगों के भलाई की बात हो, तो दो अच्छे में कंफ्लिक्ट। थर्ड आता है इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू कंफ्लिक्ट। नाम से समझ में आ रहा होगा, एक आदमी और एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग वैल्यूज हो सकता है। जैसे एम्प्लॉय का मॉरल अलग हो सकता है और बिजनेस का मॉरल अलग, लेकिन यहाँ जो एग्जांपल है वो गलत है, क्योंकि आपका बुक भी है इसलिए हम लिखे, बट मेरे को यहाँ पे बात जचा नहीं। यहाँ क्या लिखा है, एम्प्लॉय चाहता है मॉरली काम किया जाए, जबकि ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि थोड़ा बहुत घूस दे के काम किया जा सकता है तो घूस दे दे। बट यहाँ बात वही है कि घूस देना तो फिर एथिकल कल्चर का एकदम ही अगेंस्ट है। तो ये एग्जाम्पल हमको तो जचा नहीं। आपने जो एग्जाम्पल दिया था, मतलब आपने जो कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब स्कूल अगर चाहता है कि बाहर ट्यूशन देना सही है, और आप अगर अपने आप में सोचते हैं कि नहीं मैं अगर यहाँ पे इतना अच्छा पढ़ा था तो घर पे ना ट्यूशन, ये इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का कंफ्लिक्ट हो सकता है, ये इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का कंफ्लिक्ट हो सकता है। बट यहाँ जो एग्जांपल है वो थोड़ा हमको रॉन्ग लगा कि एम्प्लॉय चाहता है मॉरली काम हो और ऑर्गेनाइजेशन को लगता है ब्राइबरी टू अचीव द गोल, मतलब घूस दे के अगर काम हो सकता है तो करवा लो।
तो ये तो हमको लगा कि घूस देने वाला बात तो फिर एथिकली रॉन्ग हो गया, तो फिर कंफ्लिक्ट का तो बात ही कहाँ है। जो भी है ठीक है। तो ये अपने पढ़े टाइप्स ऑफ कंफ्लिक्ट। इंट्रापर्सनल यानी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के ही दो गोलों में टक्कर हो रही है ना। इंटरपर्सनल मतलब दो एम्प्लॉइज के गोल में कंफ्लिक्ट हो रहे हैं। और इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू कंफ्लिक्ट मतलब एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों का अपना अपना एथिकल वैल्यूज में कंफ्लिक्ट हो रहे हैं। ठीक है। अब बोला इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, रिजोल्यूशन या सॉल्यूशन क्या है। तो देखो नंबर 1, अब ये ज्ञानबाजी वाला आंसर है। नंबर 1 बोला एनकरेजिंग द डायलॉग बिटवीन द डिस्प्यूटेंट्स, जिनके बीच में डिस्प्यूट हो रहा है उनके बीच में थोड़ा डायलॉग एंड कम्युनिकेशन बेटर करो ताकि एक सेंस पे दोनों पहुंच सके, एक कॉमन हार्मोनी, एक हार्मोनियल रास्ता निकाल सके। ऑल्टरिंग द कम्युनिकेशन मतलब कभी आप कुछ बातें बताओ, कभी हम कुछ बातें बताएं, सिर्फ हम ही बताएं आप सुनो, या सिर्फ आप बताएं और हम सुने, ये नहीं हो। रीफ्रेमिंग द कंफ्लिक्ट, जिस बात में कंफ्लिक्ट हो रहा है बैठ के उसको दोबारा रीफ्रेम किया जाए कि चलो ये वैल्यू अगर थोड़ा बदलते तो ठीक रहता क्या। क्लासिफाइंग इंडिविजुअल प्रायोरिटीज, आपका क्या प्रायोरिटी है, मेरा क्या प्रायोरिटी है, इनको सेग्रीगेट किया जाए, फिर एनालाइज करते हैं कि क्या डील किया जा सकता है। अंडरस्टैंडिंग इमीडिएट नीड्स, अभी तुरंत क्या जरूरत है पहले उसको पूरा किया जाए, मतलब इमरजेंसी को पहले डील किया जाए। और मेकिंग विन विन कॉम्प्रोमाइजेस, ऐसा कॉम्प्रोमाइज करें कि आपके मेरे बीच में दोनों में से किसी का हार नहीं, दोनों ही जीत की। विन विन सिचुएशन मतलब क्या होता है, किसी का हार नहीं, बोथ साइड विन। ठीक है। ये था आपका चैप्टर नंबर 16 वैल्यूज एंड एथिक्स। चैप्टर 17 की तरफ जाएं। एथिक्स हर ऑर्गेनाइजेशन का हाँ ऑलमोस्ट सेम होगा। एथिक्स है क्या बेटा, एथिक्स मतलब कुछ अगेंस्ट द रूल नहीं करे। देखो इलीगल और नॉट सो लीगल में डिफरेंस होता है। इलीगल मतलब पूरी तरीके से गलत, और यहाँ पर एथिक्स मतलब यही बोलने का कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसा कोई कुछ काम करें कि किसी का बुरा नहीं, लेकिन वो रूल वाइज नहीं है, वो कंपल्सन नहीं है। ठीक है। चैप्टर 17 बोलता है एथिक्स एंड कॉर्पोरेट कल्चर। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर, एक बिलीफ, एक लॉ, एक कस्टम्स होता है, तो उसके हिसाब से एथिक्स को ढालना, ये चैप्टर 17 बता रहा है। एथिक्स एंड कॉर्पोरेट कल्चर। देखो कल्चर का पहले मीनिंग लिख दिया, बोला इट इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मॉरल्स, लॉ, कस्टम्स एक्सेट्रा। ये है कल्चर। और कॉर्पोरेट कल्चर क्या है फिर? ये कल्चर तो सर ये तो आम आदमी का कल्चर हो गया, आप जो बता रहे इंडिविजुअल पर्सनल, है ना। तो सर एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है? शेयर्ड बिलीफ पॉजेस्ड बाय टॉप मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो आपके टॉप ऑर्गेनाइजेशन का जो बिलीफ्स है कॉमन। शेयर्ड बिलीफ मतलब जो आपस में वो लोग शेयर करते हैं, उनका जो आपस में कॉमन मॉरल वैल्यूज है, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट कल्चर। तो कॉर्पोरेट कल्चर का फीचर्स क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है आपके कॉर्पोरेट आइडियोलॉजीज को, प्रैक्टिसेस को, कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मैनेजमेंट है वो कैसा सोचता है, वो कैसा काम करता है, प्रैक्टिस करता है डे टू डे वर्क ऑर्गेनाइजेशन। स्टार्ट विद द विजन ऑफ कंपनी। एक कॉर्पोरेट कल्चर हमेशा कंपनी के विजन से स्टार्ट होता है। कंपनी का मेन विजन क्या है, वैसा ही उसका कल्चर सेटअप होता है। जैसे हम एग्जांपल में हमेशा बोलते हैं कि टाटा का मेन विजन ही था पहली बार में जब कंपनी चालू हुआ कि हमको देश और सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना। वो लोग का कभी मेन विजन कमाना था ही नहीं। पहली बार जब जमशेदजी टाटा ग्रुप को चालू किए, उनका मेन एम, मेन गोल था कि अंग्रेजों का दौर है, ब्रिटिश रूल था जब टाटा सेटअप हुआ, तो उनको लगा हमको इस देश का तरक्की के लिए कुछ करना।
ताकि देश उस अंग्रेजों के प्रॉब्लम से बाहर आ सके। जो प्रॉब्लम्स इंडिया में अंग्रेज छोड़ के गए या अंग्रेजों के रहते था, उससे ये देश डील कर सके, वैसा कुछ हमको सेटअप रेडी करना। तो टाटा हमेशा उस बिलीव, इसीलिए टाटा पहला काम क्या किया, अपनी जितनी भी कंपनी थे उनका 70% प्रॉफिट टाटा ट्रस्ट को दे दिया, क्योंकि 70% शेयर वो लोग टाटा ट्रस्ट को दे दिया। टाटा ग्रुप का 70% शेयर टाटा ट्रस्ट के पास। तो अब क्या हो रहा है, जितना भी प्रॉफिट का कमाई हो रहा है वो 70% ट्रस्ट को चला जा रहा है। और वो ट्रस्ट फिर अलग अलग कैंसर हॉस्पिटल या बहुत सारा टाटा का और भी कल्चरल काम है, उनमें खर्चा करते हैं उस पैसा को। तो उनका मेन गोल जो था, उसी से उनका कल्चर बना ना। यहाँ पे यही बोला, स्टार्ट विद द विजन ऑफ द कंपनी, डेवलप ओवर द टाइम, और वो धीरे धीरे डेवलप होता गया। बहुत फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों होता है। कोई कॉर्पोरेट कल्चर फॉर्मली भी बहुत सारी बातें बोली जाती है, इनफॉर्मली जो बातें बोली नहीं जाती बट फॉलो की जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप मैनेजमेंट, ये ऑलवेज बात है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी काम अगर चलना चाहिए ठीक से, ये मेन जिम्मेदारी किसका है, हमेशा टॉप मैनेजमेंट का, है ना। डेमोन्स्ट्रेटेड बाय बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट। किसी भी कंपनी का कल्चर आप कैसे समझते हो, उसके एम्प्लॉय, उसके मैनेजमेंट के बिहेवियर से। ये नॉन यूनिवर्सल है। देखो सबसे बड़ा बात क्या बोला, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना कल्चर होता है ना। जो टाटा सोचता है जरूरी है कि रिलायंस को वैसे सोचना ही पड़ेगा, नहीं, यानी ये नॉन यूनिवर्सल है। हम लोग हर जगह पढ़ते हैं ना, ये रूल यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल है। मैनेजमेंट में हर चीज हम लोग यूनिवर्सल चिपका देती है, ये उल्टा है, नॉन यूनिवर्सल। और ये आपको एक डायरेक्शन देता है, ये कंपनी को कैसे काम करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट बोला एलिमेंट ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर। एक कॉर्पोरेट कल्चर का मेन एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, वो उसके हमेशा कोर वैल्यूज होने चाहिए। मतलब उनसे कंपनी कभी भी नहीं हटे, कुछ भी हो जाए उनको फॉलो करें। और स्टोरीज ऑफ द पास्ट, ये कॉर्पोरेट कल्चर बनता कैसे है, आगे कैसे बढ़ता है। जैसे हम बोले ना, जमशेदजी टाटा एक चीज सोचे और वो हमेशा वैसा किए जी। हम आपको एक स्टोरी तो सुनाया। अब आप जो करंट टाटा की टीम है, वो उन स्टोरीज को, जब भी कोई नया आदमी आता है टाटा ग्रुप में, उनको वो स्टोरीज बताई जाती है कि देखो जमशेदजी टाटा ये किए, ये किए, ये किए, रतन टाटा ऐसे ऐसे काम किए। उन स्टोरीज से वो एम्प्लॉय समझता है कि अच्छा इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे बिहेव सोचना पड़ेगा हमको, नहीं तो फिर हम यहाँ टिक नहीं पाएंगे, है ना। आप लेजेंड्स और रोल मॉडल्स को देख के समझते हो। वही हो गया जमशेदजी टाटा, रतन टाटा, जिंदगी भर टाटा ग्रुप के लिए लेजेंड्स और रोल मॉडल रहेंगे। आप आर्ट एंड फैक्ट से ये चीजों को समझते हो। मतलब ड्रेस कोड, एग्जाम्पल दिया अभी यहाँ पे हम, कॉर्पोरेट कल्चर का लेआउट या ड्रेस कोड, ये सब चीज़ों को देखा जाता है। रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस, जैसे एक एग्जांपल बोलते हैं कि टाटा ग्रुप जो है वो ऑलमोस्ट हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है अपने ऑफिस में, ये उसका कॉर्पोरेट कल्चर है। तो ये सब चीज़ें होती है। अब आता है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डायमेंशंस या फॉर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर। तो पहला बोला कल्चर ऑफ केयर। ये कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में होना ही चाहिए कि हम दूसरों का केयर करें, अपने एम्प्लॉयज़ का, अपने सोसाइटी में जो लोग हैं, कस्टमर, सप्लायर, उन सब का केयर करें। तो बहुत जन ये वाला कल्चर फॉलो करते हैं, मतलब हाई कंसर्न फॉर इंडिविजुअल, नॉट फॉर देयर परफॉर्मेंस। हम उनको परफॉर्मेंस वाइज उनसे प्यार नहीं करें, परफॉर्मेंस वाइज उनका केयर नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, चलो इसका ध्यान रखते हैं, और ये उतना अच्छा एम्प्लॉय नहीं है, मरने दो साला। ये नहीं होना चाहिए ना। तो जो ऑर्गेनाइजेशन ये फॉलो करती है वो हो गया कल्चर ऑफ केयर। जो इंडिविजुअल्स का केयर करती है, उनके परफॉर्मेंस वाइज उनका केयर नहीं करती, वो हो गया कल्चर ऑफ केयर। दूसरा हो गया कल्चर ऑफ एग्जैक्शन, ये उल्टा है पूरा पहले वाले। अनकेयरिंग एंड अनसिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स द एम्प्लॉय बट मैक्सिमम कंसर्न फॉर प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। हम प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस का केयर करें, इंडिविजुअल आदमी का नहीं, प्रोफेशनल होके काम करेंगे। ये हो गया कल्चर ऑफ एग्जैक्शन।
तो एग्जाम में ये पूछता है कल्चर ऑफ एग्जेक्शन, कल्चर ऑफ केयर। कल्चर ऑफ केयर में हम आदमी का ध्यान रखते हैं, काम का नहीं, मतलब काम वाइज उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। जबकि कल्चर ऑफ एग्जेक्शन में जो जितना बेटर परफॉर्मर है उसको उतना केयर होता है। कल्चर ऑफ इंटीग्रेशन ये दोनों को ले आया, 1 और 2 दोनों को। 1 और 2 दोनों मतलब कल्चर ऑफ केयर एंड कल्चर ऑफ एग्जेक्शन। हाई कंसर्न फॉर बोथ एम्प्लॉई एज इंडिविजुअल एंड देयर परफॉर्मेंस। 4th वन आया कल्चर ऑफ एपैथी। एपैथी का मतलब क्या समझती हैं? हाँ, होता क्या मतलब एक आइडिया? मतलब किसी को मतलब उसके बैकग्राउंड से जज ना करना। हाँ, यहाँ पे देखो लिखा है मैक्सिमम कंसर्न फॉर आइदर एम्प्लॉय और परफॉर्मेंस इज डिस्प्लेड, इंडिविजुअल फोकस ऑन मैक्सिमम सेल्फ इंटरेस्ट। हर आदमी का सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो कम से कम पूरा करने का कोशिश करे जो ऑर्गेनाइजेशन, वो हो गया कल्चर ऑफ एपैथी। ठीक है। नेक्स्ट कल्चर ऑफ डेफियंस। एम्प्लॉय ओपनली रेजिस्ट ऑथोरिटी एंड नॉट अबाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ये अब हम जा रहे हैं नेगेटिविटी की तरफ। तो कल्चर ऑफ डेफियंस का मतलब जहां पर एम्प्लॉय ओपनली ऑथोरिटी का विरोध करे और एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशन को, लॉ को अबाइड नहीं करे। ठीक है। कल्चर ऑफ नेग्लेक्ट। ऑर्गेनाइजेशन वांट टू फॉलो एथिकल नॉर्म बट आर नॉट अवेयर ऑफ देम टू मच। कंपनी एथिकल नॉर्म तो फॉलो करना चाहता है बट उसके बारे में उतना जानकारी नहीं और जानकारी ले भी नहीं रहे, नेग्लेक्ट कर रहा है एथिकल ग्राउंड। कल्चर ऑफ कंप्लायंस। एक्शन टेकन अगेंस्ट एम्प्लॉयज। जहां पर ऐसे होते हैं उनको बोलता है कल्चर ऑफ कंप्लायंस। कल्चर ऑफ कैरेक्टर। फॉलो एग्जैक्टली व्हाट इज राइट। तो हम लोग 8 टाइप के कल्चर पढ़े। कल्चर ऑफ केयर, कल्चर ऑफ एग्जैक्शन, कल्चर ऑफ इंटीग्रेशन, कल्चर ऑफ एपैथी, कल्चर ऑफ डेफियंस, कल्चर ऑफ नेग्लेक्ट एंड कल्चर ऑफ कंप्लायंस, कल्चर ऑफ कैरेक्टर। ठीक है। ये एग्जाम में आपका कैरेक्टर में हाँ वो व्हाट इज राइट मतलब जो सही है बस वही करेंगे हम एग्जैक्टली। एम्प्लॉय के हिसाब से सही है? नहीं, ये सारी बातें ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, दोनों के हिसाब से बेटा। सही गलत तो सही है, जो चीज एकदम सही है वही करें, मतलब कुछ भी रॉन्ग नहीं करें। ठीक है। एक कॉर्पोरेट कल्चर का सेटअप कैसे होता है? देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉर्पोरेट कल्चर। नंबर 1 है टोन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट किस तरीके से बात करता है अपना एम्प्लॉय से, वो वहाँ का कल्चर को सेटअप करता है। एक हो गया, हम आपको बता तो दिए बेटा कि ये एथिकली राइट है, बट हम कभी भी आपसे मतलब एक सीरियसली बात नहीं किया, तो आपको भी लगेगा ठीक है ये ऑर्गेनाइजेशन बस बताता है, एग्जैक्टली फॉलो करना थोड़ी जरूरी है। लेकिन एक वो एकदम सीरियसली मीटिंग बुला के आपको एकदम ढंग से समझाए पूरा बात कि देखो हमारे यहाँ ये कल्चर है एग्जैक्टली, तो आपको लगा ना नहीं मैनेजमेंट बहुत सीरियस है अपने कल्चर को लिए। तो टोन ऑफ टॉप मैनेजमेंट उसके फैक्टर को सेट करता है। अकाउंटेबिलिटी, सिर्फ हम आपको बता दिए लेकिन कल को अगर नहीं फॉलो हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में कोई ट्रैकिंग ही नहीं, कोई जिम्मेदारी वाला बात ही नहीं, एंसरेबिलिटी नहीं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? एंसरेबिलिटी, किसी चीज का जवाब देना वापस। अगर आप कोई कल्चर फॉलो नहीं किए और हम आपको पकड़ा ही नहीं वापस कि अंकिता आप ये क्यों नहीं किए, आपको लगेगा ना अच्छा ठीक है यहाँ पर कंपल्सन नहीं है, बस कर लो तो कर लो, नहीं करो तो मत करो अपने मन के ऊपर। तो ये तो गलत है। तो ये इस अकाउंटेबिलिटी आपके कल्चर को सेटअप करता है। नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, आप किस तरीके से बातचीत करते हो अपने स्टाफ से, उस पर डिपेंड करता है। प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड, आपके यहाँ पे क्या चीज़ें रेगुलरली फॉलो होती है वो आपके कॉर्पोरेट कल्चर को सेटअप करती है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जब भी कोई नया एम्प्लॉय आता है तो आपके यहाँ पे कल्चर है क्या क्या नहीं, पूरा ट्रेनिंग दिया जाए। होता है ना वो आप क्या बोलते हैं उसको, ओरिएंटेशन करना। ट्रेनिंग में पढ़ते थे ना ओरिएंटेशन, फिर आर्टिकलशिप, ये सब, तो ये सब करवाना। रिवॉर्ड मैकेनिज्म, जो आपके यहाँ पे अच्छा कॉर्पोरेट कल्चर फॉलो किया आपका, उसको रिवॉर्ड्स दो ताकि बाकी भी इन्फ्लुएंस हो और वो भी इन्फ्लुएंस हो कि नहीं देखो हम कॉर्पोरेट कल्चर को फॉलो किए तो मेरे को अवार्ड मिला इस बात का। फाइनेंशियली हो सकता है, नॉन फाइनेंशियली हो सकता है, कैसे भी अवार्ड करो, मतलब उसको रिकॉग्निशन दे।
वर्क प्लेस रिकॉग्निशन, यही होगा पहचान देना अपने एम्प्लॉय को, ठीक है। अब बोला कॉर्पोरेट कल्चर का फंक्शन क्या है, ये ग्रुप एक्टिविटी है, वही इसका फीचर्स, ये कंफ्लिक्ट को कम कर देता है, ये कम्युनिकेशन को बढ़ाता है, अगर कल्चर अच्छा फॉलो होगा तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा आपके यहाँ, ये आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन लाता है, ये अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करता है, इंसेंटिव्स देता है, मोटिवेट करता है स्टाफ को अच्छा काम करने के लिए। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 जो था एलिमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर, सॉरी डायमेंशंस एंड फॉर्म्स, वो बहुत काम करता है। अब आता है रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट। एथिकल कल्चर फॉलो कराने में टॉप मैनेजमेंट का क्या रोल है? टॉप मैनेजमेंट ट्रस्ट को प्रमोट करता है, जो मतलब एम्प्लॉयज में विश्वास जगाता है कि हमको ये करना चाहिए। एम्पावरिंग एम्प्लॉयज, एम्पावर करता है मतलब उनको पावर देता है डिसीजन लेने के लिए। डेलीगेट करता है टास्क को, काम का बंटवारा करके हर एक को उसके हिसाब से काम देता है। एंश्योर कंसिस्टेंसी, ये ध्यान रखता है कि रेगुलरली लोग कल्चर को फॉलो करें। प्रोवाइड मेंटरशिप, टॉप मैनेजमेंट मेंटर की तरह काम करता है, वो ये देखता है कि कोई अगर कॉर्पोरेट कल्चर नहीं फॉलो कर रहा है उसको समझाना, उसको उस तरीके से ढालने का काम करना। बिल्डिंग ओपन कम्युनिकेशन, टॉप मैनेजमेंट का रोल होना चाहिए कि वो ओपनली कम्युनिकेट करे ताकि कल को कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो उसको डील किया जा सके। डेवलपिंग ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग, हर चीज का क्लियर रिपोर्टिंग हो, ट्रांसपेरेंट हो, कोई बात छुपाया ना जाए। इम्प्लीमेंटिंग विसल ब्लोइंग, विसल ब्लोइंग पढ़े थे पहले भी कि कुछ गलत हो रहा हो तो अपने स्टाफ को इस तरीके से रेडी करना कि कोई अगर कुछ गलत होता हुआ देखे तो आके मैनेजमेंट को बताए कि देखिए सर ये रॉन्ग हो रहा है, ये ठीक कर दो, ताकि मैनेजमेंट को खबर लग जाए और मैनेजमेंट इसको डील कर सके। रोल या सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर इन मेकिंग डिसीजन, कॉर्पोरेट कल्चर आपको डिसीजन लेने में कैसे मदद करता है? कॉर्पोरेट कल्चर आपका गाइडलाइन सेट करता है तो वो आपको डिसीजन में हेल्प करेगा। हेल्प इन कंट्रोल, कॉर्पोरेट कल्चर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल को इम्प्रूव करता है क्योंकि डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। शेप इंट्रैक्शन, कॉर्पोरेट कल्चर कम्युनिकेशन को बढ़ावा देता है, ऊपर पड़े थे फंक्शन में उसका, तो अगर वो कम्युनिकेशन बढ़ाएगा तो डिसीजन अच्छे लिए जाएंगे। हेल्प इन एम्प्लॉय रिटेंशन, आपके यहाँ कॉर्पोरेट कल्चर अगर अच्छा है तो आपका एम्प्लॉयज आपको छोड़ के नहीं जाएगा। जहाँ पे वर्किंग एनवायरनमेंट बिहेवियर्स अच्छे होते हैं और एम्प्लॉय वहाँ रहना चाहता है, उसको लगता है यही जॉब करना अच्छा है मेरे लिए, तो वैसा जगह अगर आपका एम्प्लॉय रिटेन होगा अंकिता, तो जब आपका एम्प्लॉय रिटेन होगा तो लंबा टाइम आपके साथ काम करेगा तो डिसीजन मेकिंग आपके यहाँ पे बेटर होगा क्योंकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को बेटर समझता है तो वो आपको अच्छा सॉल्यूशन दे पाएगा, एक्सपीरियंस्ड होगा। बिल्ड इमोशनल अटैचमेंट, जब कॉर्पोरेट कल्चर अच्छा होता है तो आपका सबके साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग बन जाता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है। क्रिएट ब्रांड इमेज, जो ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट कल्चर को अच्छा फॉलो करता है तो उसका ब्रांड इमेज बनता है मार्केट में। इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है। एंश्योर क्वालिटी, क्वालिटी अच्छा होता है। और एक कम्पिटिटिव एडवांटेज, कंपटीटर के मुकाबले आप हमेशा एडवांटेज में रहते हो अगर आपके यहाँ पे अच्छा कॉर्पोरेट कल्चर है। आखिरी क्वेश्चन या सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इम्पैक्ट ऑन स्टेक होल्डर। ये अगर आप कॉर्पोरेट कल्चर पूरा फॉलो करते हो अच्छे से तो आपके स्टेक होल्डर पे इसका क्या इम्पैक्ट आ गया? स्टेक होल्डर मतलब सबको ही आ गया ना, जो बिजनेस के डिसीजन से इम्पैक्ट होते हैं या इम्पैक्ट करते हैं, है ना। जैसे पहला नंबर बताया एम्प्लॉय, हम यहाँ पे एम्प्लॉय, कस्टमर और सोसाइटी, 3 स्टेक होल्डर पे आपके अच्छे कॉर्पोरेट कल्चर का इम्पैक्ट का बात करना। तो एम्प्लॉय का क्या होगा? अगर आपके यहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर अच्छा है तो एम्प्लॉय पे क्या इफेक्ट होगा? उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, उसमें अच्छा प्रोफेशनलिज्म आएगा, वो उसका कमिटमेंट कंपनी के लिए बेटर होगा, एम्प्लॉय का खुद का भी भला होगा, सेफ वर्किंग कंडीशन होगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगा और आपका पार्टिसिपेट करेगा हर एम्प्लॉय आपके काम में, मैनेजमेंट में, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेगा। कस्टमर का क्या बेनिफिट होगा? अच्छा क्वालिटी का एश्योरेंस मिलता है कस्टमर को। जिस कंपनी का कॉर्पोरेट कल्चर अच्छा है, ऑब्वियस बात है वो गंदा क्वालिटी का सामान तो बनाएगा नहीं, है ना। तो जब आपका कॉर्पोरेट कल्चर अच्छा है तो कस्टमर हमेशा बिलीव करता है कि नहीं ये कंपनी तो अच्छा ही प्रोडक्ट देगा, तो क्वालिटी पे उसका भरोसा रहता है। इंक्रीज लॉयल्टी एंड ट्रस्ट, आपका कस्टमर भी आपसे लॉयल रहेगा, आप ही का प्रोडक्ट खरीदेगा, आप पे विश्वास करेगा।
हेल्प इन हैंडलिंग कंप्लेंट्स, अगर कस्टमर को कोई कंप्लेन आ भी जाएगा तो उसको लगेगा ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, ये मेरा बात सुनेगा, मेरा कंप्लेन सुनेगा, तो आपका प्रॉब्लम भी इजीली हैंडल होगा, वो गुस्सा होकर नहीं आएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है ना। और सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी का सोसाइटी में रिस्पेक्ट बढ़ता है, सोसाइटी का भी भला होगा, क्योंकि जो कंपनी का कॉर्पोरेट कल्चर अच्छा है वो सोशल वेलफेयर पे खर्चा करेगा। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रहेगा, क्योंकि जिस कंपनी का कॉर्पोरेट कल्चर अच्छा है तो वो एनवायरमेंट को तो नुकसान नहीं पहुंचाने की कोशिश करेगा जितना ज़्यादा हो सके। तो ये लोगों का फायदा हो। इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव कॉर्पोरेट एथिक्स प्रोग्राम, क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए अगर आपको अपनी कंपनी में एथिकल प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है। आइडेंटिफाई पर्पस एंड मिशन ऑफ एथिक प्रोग्राम, आपका मेन पर्पस या मेन गोल क्या है ये एथिकल नॉर्म्स को अपनी कंपनी में अप्लाई करने का, इसका पहले आप सेटअप करो। नंबर 2, अंडरस्टूड द एथिकल कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर को समझो। आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइजेशनल गोल, अब अपना मेन टारगेट को आइडेंटिफाई करो, उसी हिसाब से अपना कल्चर बनाओ। आइडेंटिफाई रिस्क इन्वॉल्व, आपके काम में क्या क्या रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करो। क्रिएट अकाउंटेबिलिटी, लोगों को जिम्मेदारी दो कि वो भी कुछ भी गड़बड़ हो तो जवाब दें। डेवलप इफेक्टिव मैनेजमेंट रिस्पॉन्स प्लान, अगर कॉर्पोरेट कल्चर फॉलो होता ना दिखे तो मैनेजमेंट क्या एक्शन लेगा, मैनेजमेंट क्या, एक मैनेजमेंट का पूरा काम करने का स्टेप्स बनाओ। और इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर कंटिन्यूसली, और अपने एथिकल प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करो और रेगुलरली मॉनिटर करते रहो कि ठीक से फॉलो हो रहा है क्या। ठीक है। आखिरी क्वेश्चन, कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स, आपके यहाँ पे कुछ कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए। कोड ऑफ एथिक्स का मतलब क्या होता है? ये कोड ऑफ कंडक्ट बहुत बार आएगा इस सब्जेक्ट में, इसका एक्चुअली में 1 लाइन मीनिंग क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट का सिंपल मीनिंग क्या है? आपको क्या लगता है, आपके दिमाग में क्या आता है सुनकर? देखो कोई एक जगह प्रॉपर वे में नोट डाउन किया हुआ। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब यही होता है कि एक तरीके से बोलो कि सर एक जगह गाइडलाइंस लिखा हुआ है या बताया हुआ प्रॉपर वे में। तो बिल्कुल, तो पहला वाला कॉर्पोरेट कोड ऑफ कंडक्ट का पहले फीचर्स बताया, फीचर्स में बोला ये वॉलंटरी है, मतलब कोई करना चाहे बनाए, हर कंपनी को कोड ऑफ कंडक्ट लिखना या सेटअप करना जरूरी नहीं है, कंपल्सन नहीं। शोज पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपका कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा होना चाहिए जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिसीज को दिखाए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट को जब थोड़ा बहुत मोल्ड किया जा सके, हर समय एग्जैक्टली फॉलो नहीं करना पड़े। रिटर्न होना चाहिए, तो हम पहले ही बोल दिया था। और नॉन यूनिवर्सल, मतलब ये हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट होगा। अब गाइडलाइंस टू डेवलप एथिकल कोड, एक एथिकल कोड बनाने के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्या गाइडलाइन फॉलो करना चाहिए। क्लियर विजन अबाउट द ऑब्जेक्टिव, आपका एकदम क्लियर विजन होना चाहिए कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये कोड ऑफ कंडक्ट लिखने का। गेन मोर आइडियाज टू टॉकिंग टू द वेरियस डिपार्टमेंट, अपने सारे डिपार्टमेंट से बात करो कि उनको क्या लगता है कि आपके यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए एथिकल ग्राउंड का, और उसके बाद उसको एक जगह नोट डाउन करो। अपडेट अबाउट लेटेस्ट डेवलपमेंट इन लीगल फ्रेमवर्क, हाँ आपका कोड ऑफ एथिक्स ऐसा होना चाहिए जो लॉ को तोड़े नहीं, है ना, लॉ के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। तो आपको पता होना चाहिए कि आज की डेट में आपके कंपनी वाइज आपके ऊपर क्या क्या लॉ एप्लीकेबल है, उन लॉ में क्या बोला हुआ है। तो आप अपना कोड ऑफ कंडक्ट बनाते समय ध्यान रखो कि कोई लॉ ब्रेक नहीं हो। अवॉइड जार्गन्स एंड वेग प्रिंसिपल, जार्गन मतलब, जार्गन का मतलब क्या होता है? JARGONS, बोलो। कॉम्प्लिकेटेड, जार्गन का मतलब ही होता है कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स। तो ऐसा प्रिंसिपल मत बनाओ जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, समझ ही में ना याद हो लोगों को तो करना क्या है ना। और वेग मत बनाओ, वेग प्रिंसिपल्स का मतलब क्या हुआ? ऐसे मतलब, हाँ फॉल्स, ऐसे प्रिंसिपल मत बनाओ जो फॉलो ही ना हो सके। एक मेरा एम्प्लॉय को कम से कम 15 घंटा तो काम करना ही चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, ये थोड़ी कोई कल्चर हो। डेली 15 घंटा काम करेगा 24 घंटा में, और 2-3 घंटा घर, 2 घंटा घर आने जाने में लगाएगा, तो बॉडी उसका साथ नहीं देगा लंबा टाइम। प्रैक्टिकली अचीवेबल, वही अगला पॉइंट वही बोल दिया, वेग का उल्टा।
ऐसा प्रिंसिपल बनाओ जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। अरेंज नेसेसरी रिसोर्सेज, उन एथिक्स को पूरा करने के लिए जो चाहिए वो प्रॉपर्ली अरेंज करो। एंड मेक कोड यूजर फ्रेंडली, जिनके ऊपर वो कोड एप्लीकेबल होने वाले हैं उनके फ्रेंडली होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि उनको बहुत डिफिकल्ट लगने लगे। ठीक, ये था आपका चैप्टर। कंपलसरी तो नहीं है ना फॉलो करना? देखो पहला ही तो लिखा फीचर में, पहला फीचर ही क्या लिखा है? नहीं, बनाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन फॉलो करना वो भी तो कंपलसरी है। देखो एक बात ध्यान रख लेना बेटा, एक ऑर्गेनाइजेशन में जब ऐसे कुछ कोड बन जाते हैं तो वो डायरेक्टली कोई मुंह पे नहीं बोलता कि कंपलसरी है, लेकिन बोला है फॉर्मली कंपलसरी नहीं होगा, लेकिन इनफॉर्मली वो कंपलसरी होगा। हम आपको एक लाइन में यही आंसर दे सकते हैं कि वो फॉर्मली तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन इनफॉर्मली वो कंपलसरी है। आपको मुंह पे हर कोई बोलेगा नहीं ठीक है कोई बात नहीं, एग्जैक्टली फॉलो नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है, बट बाद में ये बोल देगा लेकिन देखो थोड़ा ध्यान रखना कि फॉलो हो जाए। तो ये इनफॉर्मली एक तरीके से कंपल्सन आ ही जाता है। ठीक है।